बहुत समय से मुझे हर बच्चा बोल रहा है मैम स्टेक मार्किंग पे एक वीडियो ले आओ, मैडम पेपर प्रेजेंटेशन कब करें। तो बेटा आज वो दिन है, आज वो दिन है जिसमें मुझे पता है कि भाई कल 10 मार्च है और आपको ये पता तो होना चाहिए। भाई आप पूरे साल मेहनत जो करते हो, मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि भाई 2 आवर से होगा बेड़ा पार, रिवीजन रिप्रेजेंटेशन, और मैं हमेशा रिप्रेजेंटेशन का नाम लेती हूँ। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि बेटा जो लिखोगे वो बिकेगा, सारी बातें करती हूँ आके, क्योंकि पता है मैं एक चीज़ बोलती हूँ 365 डेज़ जो आपने मेहनत करी ना बेटा, वो 365 डेज़, वो 3 घंटे जो अभी पेपर देने जा रहे हो, जो लिख कर आ रहे हो, वो डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेंगे वो 3 घंटे में आपने क्या संजो के, क्या पिरो के, क्या बेच कर आए हो, क्या लिख कर आए हो। गेटिंग माई पॉइंट? बहुत सिंपल सटीक, बिल्कुल सीधी बात मुंह पे बोल रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटीज़, हेलो मेरे बेडूस, ज़्यादा ग्रीटिंग का समय नहीं है, मैं सीधी मुद्दे पे आती हूँ। कल 10 मार्च है, कल आपका मैथ्स का एग्जाम है, और मैथ्स के एग्जाम में 3 घंटे में किस तरीके से लिखें। यार पढ़ के तो हमने बहुत कुछ लिया, अब उसे कैसे संजो के लिखें कि हमारा पेपर प्रेजेंटेशन टॉप नॉच हो, टीचर को नंबर काटने का एक मौका भी ना मिले। स्टेप मार्किंग क्या होती है, कैसे होती, कैसे हम खेले टीचर के दिमाग से, कहाँ खेले, कैसे हम अपना सामान बेच कर आए, सीधा बात अपन अपना माल बेचने जा रहे हैं, कैसन बेच कर आए, इन सब पे मैं बात करूंगी। और ये जो वीडियो है ये बहुत बड़ा गेम चेंजर प्रूफ होगी आपकी जो कल के एग्जाम है उसके 3 घंटे के अंदर। और 3 घंटे नहीं, हम 2 घंटे मान के चल रहे हैं, इस पर एक वीडियो अभी आ चुकी है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले 3 घंटे की बात है, तो 3 घंटे की बात में मैं अपन क्या क्या बात करेंगे। अगर मैं पेपर प्रेजेंटेशन की बात करती हूँ, जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो भाई विच सेक्शन टू अटेम्प्ट फर्स्ट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट कर रहे हो, पहले से पता होना चाहिए। ऐसे नहीं वहाँ जाकर डिसाइड कर रहे हैं अच्छा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, ये नहीं चलेगा। फिर हम बात करेंगे कैसे अटेम्प्ट करना है, एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब लिखने की बात आती है, हाउ टू राइट द आंसर। भाई कैसन हमें मैथ्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो इस पे आज मैं सबसे ज़्यादा इस वीडियो में हाउ टू राइट वाले पे ज़्यादा बात करूंगी, क्योंकि इन 2 टॉपिक्स पे मैं बात पहले की वीडियो में कर चुकी हूँ। अगर बात करें विच सेक्शन टू अटेम्प्ट फर्स्ट, तो मैं बोलती हूँ हमेशा डी और ई से स्टार्ट करो, फिर सी बी और फिर ए पर जाओ। तो भाई हाउ टू अटेम्प्ट, पहले आपने डी से स्टार्ट करा जो कि 4 और 5 मार्क्स के, उस पर अपनी एनर्जी लगा ली, बी और सी पे करा, और लास्ट में ए पे करा। इस पर पूरी एक वीडियो आ चुकी है, अच्छे से समझा दिया। ऐसा क्यों बोलती हूँ, साइकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली, केमिस्ट्री, फिजिक्स सारी बता के मैंने सब बता दिया है कि हाउ टू एंड वाई टू अटेम्प्ट एंड विच सेक्शन टू अटेम्प्ट फर्स्ट। अब बात करते हैं हाउ टू राइट एन आंसर, और ऐसा आंसर कि टीचर बोले अरे भाई साहब जी अगले वाले आंसर में इसने ये चीज़ खा ली तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी नंबर दे दूंगा या दे दूंगी, कोई बात नहीं। मतलब क्या है, देखो मैं एक चीज़ बोलूँगी, सारा गेम जो आपका हाउ टू राइट एन आंसर जो भी आपके पेपर्स के अंदर चलता है वो रिप्रेजेंटेशन पे चलता है। क्योंकि कहते हैं जो लिखोगे, मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, जो लिखोगे ना बेटा, आप जो वहाँ लिख कर आ रहे हो वो एक बिकेगा। अब आप कैसे लिख कर आ रहे हो, कैसे उसको संजो के आ रहे हो, या फालतू की चीज़ टॉप नॉच लिख कर आ रहे हो, टॉप नॉच भी भाई बिल्कुल ऐसे कान पकड़ रहे हो कि ऐसे पकड़ रहे हो पॉइंट टू पॉइंट, जो ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन नहीं कर रहे हो, वो कैसे बेच कर आ रहे हो, वो डिसाइड करेगा आपके नंबर। और पूरे साल की मेहनत तो वैसे है ही, बट वो पूरे साल की मेहनत व्यर्थ ना जाए, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो सबसे पहले तो आपको पेपर का प्रेजेंटेशन आना चाहिए कि पेपर में अगर आप एक सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो एक ही सेक्शन चलता होना चाहिए। और हर सेक्शन के बाद जब आपको पूरे 4 सेक्शन है, मान लो आपने पहले डी अटेम्प्ट करा, मान लो डी अटेम्प्ट करा 5 मार्क्स वाले, फिर आपने डी के बाद 2 से 3 लाइनें छोड़नी, या एक सेक्शन के बाद पूरा पेज छोड़ दो, नेक्स्ट सेक्शन को नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो। ये बहुत अच्छी एक आदत होती है। और हर क्वेश्चन के बाद 2 लाइनें छोड़ दो, पेपर की कोई कमी नहीं है। आपको अपनी तरफ से ब्लैक पेन, लाल पेन, हरा पेन, अंडरलाइनिंग, बादल, ये कुछ नहीं बनाने। आपको बस ये कि हर सेक्शन को नए पेज से स्टार्ट करना है, ठीक है। कोई सुंदरता की बात नहीं, आपकी राइटिंग कोई देखेगा नहीं वहाँ पे, ये बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। और डी के बाद फिर आप ई उठाएंगे, ई के बाद सी, बी एंड देन ए, अकॉर्डिंगली पूरा पेपर प्रेजेंटेशन में आपके स्टेप्स भी आते, कोई स्टेप खाना नहीं है भाई, खाना खा के अच्छे से घर से जाओ, वहाँ जाके कुछ नहीं खाना। अब बात करते हैं टीचर के दिमाग से खेलो। अरे कैसा टीचर के दिमाग, साइकोलॉजी चलो भाई। देखो अगर आपने पहले 2-3 क्वेश्चन इतने बढ़िया सॉल्व कर दिया, डायग्राम बना दिया, टू प्रूफ लिख दिया, गिवन लिख दिया, स्टेप्स लिख दिया, आंसर कैलकुलेशन ऐसा टॉप नॉच कर दिया, मान लो अगले 3-4 क्वेश्चन के बाद किसी क्वेश्चन में आप अटके और आप वहाँ कोई स्टेप खा लिए, तो बेटा बोर्ड्स में पहले तो लीनियंट मार्किंग होती है, और कहीं कहीं टीचर को भी लगता है यार इतना अच्छा पेपर इसने दिया है तो यहाँ मैं ऐसे इसको नंबर दान दे देता हूँ, तो ये भी होता है। तो ये टीचर के दिमाग से। और दूसरा उल्टा भी असर पड़ता है, आपने इतना गंदा पेपर करा है, कई स्टेप्स खा रहे हो, कई डायग्राम, बस एहसान कर रहे हो। पेपर देकर एहसान नहीं करना, पेपर टीचर आप पे एहसान कर रहे हैं, आपको पेपर देकर, आपको एग्जामिनर एहसान कर रहे हैं, आप एहसान नहीं कर रहे हो। तो उनको ऐसा नहीं कि भाई मैंने डायग्राम बस तुम पे एहसान करके बना दिया, गंदा सा, उसको लेबल नहीं कर रहे हैं। जहाँ तुमने ऐसा दिखा दिया टशनबाजी, ज़्यादा इतरा के आए पेपर के अंदर, ज़्यादा दिखा दिया ये वाली चीज़, तो टीचर भी फिर अब कोई इतराएंगे नहीं नंबर देने में, वो आराम से अपना नंबर देंगे, बोला ठीक है चल इसलिए वाले में भी अच्छा गंदा, इसने अच्छा सॉल्व करा है फिर भी नंबर कम दूंगा, टशनबाजी दिखाएंगे। तो शान पत्ती नहीं मारनी पेपर के अंदर, ठीक है। अब जो अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ, तो अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में आपको कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना है, वो किस किस का ध्यान रखना है।
रखना है। सबसे पहले तो फॉर्मूले, बिना फॉर्मूले के किसी क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ना, चाहे कोई भी हो। बिना डायग्राम के नहीं बढ़ना, बिना स्टेप्स के आगे नहीं बढ़ना। पॉइंट्स की जरूरत है तो लिखो, फ्लो चार्ट इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को, दैट इज गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन डायग्राम, ये सब जो चीज़ें ना ये जरूर लिखनी। जहाँ आपको लग रहा है कि मुझे गिवन है, जो भाई क्वेश्चन को क्या बोलती हूँ हमेशा, एनालाइज करो। तो भाई क्या दे रखा है वो लिखो, कैसे दे रखा है वो लिखो, डायग्राम बनाओ, टू प्रूफ क्या निकालना है वो लिखो, कंस्ट्रक्शन लिखो, टू प्रूफ के बाद प्रूफ लिखो कि भाई सोल्यूशन है मेरा, ये लिखो, पूरे स्टेप्स लिखो। और स्टेप्स के बाद, स्टेप्स के साथ एक बहुत अंडररेटेड चीज़ है जो बच्चा करता है, स्टेप्स के बाद मैं कह रही हूँ 99% बच्चा ये चीज़ नहीं करता, सिर्फ 1% टॉपर करते हैं। रीज़न नहीं लिखते हो आप, स्टेप्स के बाद आप रीज़न भूल जाते हो कि बीपीटी की वजह से आया, यूजिंग बीपीटी, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये सब करना है। अगर आप सिर्फ इतना भी करके आ रहे हो ना बेटा, आपके, मैं कह रही हूँ पेपर प्रेजेंटेशन आपका टॉप नॉच होगा और टीचर आपसे खुश होकर वैसे नंबर दे देगा। वो पेन का ऐड चलता है ना, राइटिंग अच्छी आ गई +5 दे दिए, तो वो आपके पेपर प्रेजेंटेशन पे चलता है, बोर्ड्स के अंदर चलती है चीज़, राइटिंग पे नहीं चलती, ठीक है, टशनबाजी पे नहीं चलती। अब बात करते हैं स्टेप मार्किंग पे। वहाँ तो मैंने बताया कैसे लिखना है, अब कैसे लिखने में स्टेप मार्किंग भी आती है। और बच्चे ने मुझे बोला भी था कि भाई मैम स्टेप मार्किंग के पे वीडियो बनाओ, तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, टाइम हो नहीं हो मैं ज़रूर कोशिश करके वीडियो बनाऊंगी बेटा। और देखो मैंने बना दी कि स्टेप मार्किंग की बात थी। तो स्टेप मार्किंग इन सीबीएसई मैथ्स बोर्ड के अंदर, मैथ्स के सब में स्टेप मार्किंग होती है, मैथ्स के एग्जाम में अलग लेवल की स्टेप मार्किंग होती है, उस पर वीडियो बननी बिल्कुल ज़रूरी है यार। तो अगर मैं स्टेप मार्किंग की बात करूं तो आपको पता है जब भी स्टेप्स की बात करते हो तो आप कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एक बेसिक स्टैंडर्ड होता है कि सबसे पहले फॉर्मूला डायग्राम, पहले उसका फॉर्मूला क्या यूज, गिवन टू प्रूफ सब लिखने के बाद आपको क्या निकालना है, मैं फॉर्मूला जरूर यूज़ करोगे, डायग्राम जरूर बनाओगे आप जिसमें जरूरत होगी, फिर आप उसमें वैल्यूज पुट करोगे, फिर कैलकुलेशन वाला पार्ट करोगे, उसके बाद आप उसका फाइनल आंसर लिखोगे यूनिट। अब कहीं कहीं बच्चा क्या करता है, इनमें से अगर आप कोई एक भी चीज़ भूलते हो और अगर टीचर नंबर काटता है तो आपको हक, आपको राइट, आप एलिजिबल नहीं है टीचर पे नाम लगाने का कि यार मैंने नंबर काट लिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो भाई, बच्चा वैल्यू पुट करने तक तो ठीक है, कैलकुलेशन में ना थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है, फाइनल आंसर आते तक तो वो लिख देता है, कभी आता ही नहीं आंसर, कभी आता तो कुछ भी। और सबसे ज़्यादा गलती वो यूनिट पे करता है। यूनिट 90% बच्चे लिख कर नहीं आते, और मैं उन टीचरों में से हूं जिसको यूनिट से प्यार है। मेरे केस में कोई बच्चा अगर यूनिट नहीं लिख कर आ रहा या यूनिट गलत लिख कर आ रहा है, मैं हाफ नंबर काटूंगी। और टीचर्स काटते हैं, आंसर के हाफ होते हैं, यूनिट के हाफ होते हैं, कोई टीचर एक नंबर भी काट लेता है। तो यूनिट और आंसर आपका गलत आए नहीं आए डजंट मैटर, कोई बात नहीं, पर यूनिट जरूर लिखनी है। यूनिट यार एक इज्जत है यार, सोचो सरनेम है, अगर तुम आंसर को सरनेम नहीं दोगे, उसको इंडिविजुअलिटी नहीं दे रहे हो, उससे उसकी इंडिविजुअलिटी छीनोगे तो टीचर को भी गुस्सा आएगा ना, ये वाली चीज़। गेटिंग माई पॉइंट? तो कीप दिस इन योर माइंड। अब बात करते हैं स्टेप मार्किंग के कुछ ड्यूरिंग एग्जाम जो आपको बातों को ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं स्टेप मार्किंग की कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो आपको नहीं पता, कोई नहीं बताएगा। आपको पता है जो आपका आंसर होता है ना, लास्ट का आंसर पूरा अगर मान लो 5 मार्क्स का है तो लास्ट के आंसर के आपके हाफ मार्क्स होते हैं। मतलब अगर आप पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो और अपने आंसर लिखना भूल गए, सिर्फ आंसर लिखना छूट गया आपका, कैलकुलेशन पार्ट तक सब डन है, तो आपको 4.5 नंबर मिलेंगे, ये ध्यान रखना। तो हाफ नंबर आंसर के होते हैं विद यूनिट, ठीक है। तो मान लो अगर आपका आंसर लिखना रह भी रहा तो हाफ ही कटेंगे, ये भी इसको एक पॉजिटिव पॉइंट पे देख सकते हो। अब आपको पता है स्टेप्स के अंदर फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं, स्टेप्स के अंदर फॉर्मूलों के भी मार्क्स होते हैं, डायग्राम के भी मार्क्स होते हैं। तो फॉर्मूले और डायग्राम जो होते हैं ना, वो भी आपके स्टेप्स का पार्ट है, तो आपको डायग्राम और फॉर्मूले भी लिखने हैं। डोंट स्किप एनी स्टेप, ये तो ऑब्वियसली कोई स्टेप स्किप नहीं करना बेटा, खाना पीना खा के जाना है, वहाँ टसनबाजी नहीं मारनी। अच्छा, और क्या बातें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बात करूँ तो राइट स्टेप्स विद प्रॉपर रीजन। ये रीजन वाली जो चीज़ है ना, आपको कोई नहीं बताएगा, रीजन लिखो स्टेप्स के साथ आगे कि भाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा इधर, कि इधर स्प्लिटिंग लगा रहे हैं, लग रहा है। एंड ज्योमेट्री का जो रिप्रेजेंटेशन, जो ज्योमेट्री होती है ना और ट्रिग्नोमेट्री होती है, उसमें सबसे ज़्यादा स्टेप मार्किंग होती है। ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा स्टेप मार्किंग होती है। ज्योमेट्री में आपको सबसे पहले गिवन लिखना है, आपको टू प्रूफ लिखना है, कंस्ट्रक्शन हो तो कंस्ट्रक्शन लिखना है, प्रूफ लिखना है, डायग्राम बनाना है। अगर आप सिर्फ इतना भी करे आए ना और आपके प्रूफ में कहीं कमी है, कहीं टीचर को लग रहा कमी है, वो फिर भी नंबर दे देंगे, मेरी गारंटी है, सिर्फ एक गिवन टू प्रूफ डायग्राम से। ये ज्योमेट्री की ब्यूटी है, इसलिए ज्योमेट्री से बच्चा डरता है, उसको लगता है इसको सोल्यूशन कैसे करें। वो बच्चा अगर रिप्रेजेंटेशन में खेल गया, पेपर प्रेजेंटेशन में ज्योमेट्री के खेल गया, उसके बल्ले बल्ले। अब आपको इस साल बता दूं, इस साल का जो पेपर आएगा ना, उसमें 1 मार्कर ज़्यादा आएंगे, 4-4, 5-5 में भी 1 मार्कर ज़्यादा आएंगे, 3-3, 2-2 में भी 1 मार्कर ज़्यादा आएंगे। अब 1 मार्कर है तो 1 मार्कर के अकॉर्डिंग लिखो।
आपको पता है 1 मार्क में आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है, ज़्यादा आपको उसमें ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट टू राइट एनीथिंग। बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, चीज़ें लिखना भूल जाते हैं। प्लीज़ ध्यान रखो, फॉर्मूला डायग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। छोटी छोटी चीज़ें, अंडररेटेड चीज़ें ना, जिनको हम भूलते नहीं है, हम नज़रअंदाज कर देते हैं। यूनिट्स हो गया, ये चीज़ें प्लीज़, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, इन सब के स्टेप्स आपको मार्किंग मिलती है। और लास्ट में एक चीज़ बोलूँगी मैं, जो बार बार आपको बोलना चाह रही हूँ। अच्छा, ये कुछ बातें रिमेंबर करनी है, बाद में बताऊँगी। एनसीईआरटी के कोई भी कीवर्ड आता है, एनसीईआरटी का कुछ भी, उसको अंडरलाइन करो। जैसे ये तो आपकी साइंस एसएसटी की बात है, फ्लो चार्ट, डायग्राम, फॉर्मूले सब लिखने हैं आपको, ठीक है। एंड लास्ट में नो ब्यूटिफिकेशन, जस्ट हेडिंग वेडिंग सेक्शन से कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं, लाल हरा पेन, ब्लैक पेन, अंडरलाइन नहीं, कुछ नहीं। आप एक सेक्शन को खत्म करने के बाद दूसरे सेक्शन को नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो, और हर क्वेश्चन के बाद 4-4 लाइनें छोड़ो। आप डायग्राम सुंदर बनाओ, आप गिवन टू प्रूफ सब लिखो, इतना करो। लास्ट में आपको टाइम मिले तो अंडरलाइनिंग सबसे लास्ट में करो, जो 20 से 30 मिनट, इसलिए बोला 2 घंटे में पेपर कंप्लीट करो। इतना कर लोगे ना आप, इतना कर लोगे ना, टीचर आपको खुश होके, मैं कह रही हूँ +5 दे देगा, मैं कह रही हूँ टीचर दे देंगे। तो इसी के साथ ज़्यादा भी नहीं, बट हाँ ये वाली बात है। तो सीधी बात एक चीज़, यूज़ एग्जाम्पल्स। कहीं आपको लग रहा है, आप एग्जाम्पल यूज़ करिए, कहीं ना कहीं रीज़न दीजिए भाई, एग्जाम्पल मतलब रीज़न दीजिए। और एक लास्ट सबसे बड़ी बात, जो लिखोगे वही बिकेगा बेटा। तो जो लिखोगे, जैसे लिखोगे, कैसे संजो के लिख रहे हो, तभी आपको देखा होगा कि मैं आपको कंप्लीट मैथ्स के अंदर जो भी चीट शीट सब लेकर आई हूँ, उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ा रही हूँ। एक चैप्टर आपको मैथ्स का कोई टीचर फ्लो चार्ट के फॉर्म में क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि हायरार्की ऑर्डर बताने के लिए कि भाई कौन पापा, कौन दादा, कौन चाची, कौन किसके अंडर आ रहा है, क्या किसका रीज़न है, क्या फॉर्मूले क्या है, आपको उसमें डायग्राम वायग्राम सब पता चल रहा है यार। इससे बढ़िया बात क्या है? तो बस पेपर प्रेजेंटेशन में फोड़ के आना है। अब मेरे हिसाब से स्टेप मार्किंग, पेपर प्रेजेंटेशन, लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी में किसी को डाउट नहीं होगा। कल फोड़ के आना है, एंड आएंगे, ये हम मैनिफेस्ट करते, कमेंट सेक्शन में लिख दो। और कल आके पेपर देने के बाद भी बोलना कि मैम आपने जैसे बोला हम वैसे वैसे करके आए हैं, फोड़ के आए हैं, और लिख दो, फोड़ेंगे कल के पेपर में। सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट भी विश करो कमेंट सेक्शन के अंदर। हैव अ नाइस डे, चक दे बट्टे, जय हिंद, जय भारत, एंड ऑल द बेस्ट माय क्यूटीज।